क्लास 10 बायोलॉजी। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इस चैप्टर का आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से क्या मुराद है और ये हमारी बॉडी में कैसे अप्लाई होती है, और इसके बाद जो है इसके स्टेप्स देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन परफॉर्म होने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो बॉडी को फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये दो टॉपिक जो है वो आज हम पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेशन का मतलब है इकट्ठे काम करना, वर्क टुगेदर, मिलके काम करना। तो जो मल्टी सेलुलर बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि हमारी बॉडी है जिसके अंदर करोड़ों अरबों खरबों सेल मिलके बने होते हैं, से मिलके ये बॉडी बनी होती है, तो इसमें हर सेल जो है वो अपना काम अकेले परफॉर्म नहीं करता। डोंट वर्क इंडिपेंडेंटली, ये अकेले काम नहीं करता, बल्कि हर ऑर्गन का अपना एक काम जो है वो स्पेसिफिक होता है और वो सारे अपना काम परफॉर्म करके मिलके जो है वो एक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करते हैं। हमारी बॉडी के जितने भी टास्क हैं वो सारे कोऑर्डिनेशन से ही चलते हैं, यानी मिलके काम करने से ही चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रनिंग है, आपकी एक एक्टिविटी है जो आप रन करते हो, भागते हो, नॉर्मल काम है। इसके अंदर देखिए आपके कितने ऑर्गन्स काम करेंगे। सिर्फ एक सिंपल रनिंग में हमारी बॉडी मसल्स काम करते हैं, ठीक है, जिन्होंने कि हमने उनको स्केलेटल मसल्स जो है वो मूव करवाते हैं हमारी बॉडी को। उसके बाद जो है आपकी जो ब्रीथिंग है वो तेज़ हो जाती है, यानी कि लंग्स काम करते हैं। फिर जो है आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है, यानी कि आपकी जो है वो हार्ट काम करता है। उसके बाद जो है आपका जो है आई कांटेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। अब ये सारी की सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? ब्रेन, जो कि आपको बता रहा है कि आपकी सिमत कौन सी है, आपकी डायरेक्शन कौन सी है और आपने किस सिमत पे जाना है। सिर्फ एक रनिंग है, सिर्फ एक भागने का काम है, सिर्फ एक एक्टिविटी है और कितने ज़्यादा मसल्स जो है वो उसके ऑर्गन्स और इसमें काम कर रहे हैं कि आपके मसल्स काम कर रहे हैं, आपके लंग्स काम कर रहे हैं जो ब्रीथिंग को फास्ट करवाए हुए हैं। फिर आपके हार्ट काम कर रहे हैं कि जिसके अंदर आपकी ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करवा दिया उसने। आपका आई कॉन्टेक्ट काम कर रहा है कि आपने कहाँ पे जाना है, आपकी डायरेक्शन कौन सी है। एंड देन द ब्रेन, जो कि आपकी सारे के सारे काम को कोऑर्डिनेट किए हुए, हर एक को उसका काम बताए हुए है कि वो क्या करेगा। यानी कि ये चीज़ें आपकी कोऑर्डिनेट कर रही हैं और ये ब्रेन जो है इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किए हुए। तो ये आपके बॉडी में ये वाला सिस्टम जो है कोऑर्डिनेशन का, ये जो है वो लागू होता है। अब कोऑर्डिनेशन की बात हमने कर ली कि कोऑर्डिनेशन जो है वो किसको कहते हैं और बॉडी में कैसे होती है। ये रनिंग है, इवन यहाँ तक कि सिर्फ जब आप कुछ लिख रहे होते हो, राइटिंग कर रहे होते हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे कि आप जब राइट कर रहे होते हो तो सिर्फ राइटिंग के अंदर भी सिर्फ आपकी फिंगर, हैंड काम करता है, हाथ काम करता है, फिर उसकी उंगलियाँ काम करती हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे भी आपके मसल्स काम करते हैं, आपकी आई कांटेक्ट काम करता है, ठीक है। उसके बाद आपकी थॉट्स, यानी अगेन आपका ब्रेन काम करता है कि आप क्या जो है वो राइट करने जा रहे हो। तो इस तरह से जो है वो आपका कोई भी काम है, सिंपल से सिंपल भी, वो भी कोऑर्डिनेशन से ही होता है। उसके बाद देख लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो होती कितनी टाइप्स की है। तो जो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है दो तरह की है। एक कोऑर्डिनेशन है नर्वस कोऑर्डिनेशन, and the second is the chemical coordination. नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो है वो हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट करता है। इसके अंदर ये हमारे मेन सिस्टम आते हैं और इसके अलावा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो थर्ड चीज़ है दैट इज़ द नर्व्स, जो मैसेज को लेके जाती हैं, मैसेज को लेके वापस आती हैं। एक टाइप की कोऑर्डिनेशन ये है। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेशन इज केमिकल कोऑर्डिनेशन, और उसमें आ जाते हैं आपके ग्लैंड्स, ठीक है, जो आपके बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ द ग्लैंड्स आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे जब हमारा टॉपिक आएगा। और वो जो ग्लैंड्स हैं वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं हार्मोन्स,
और ये केमिकल्स हैं हार्मोन्स जो कि एक कोऑर्डिनेशन को ये भी कंट्रोल करते हैं। हमारे इस चैप्टर में हमने बेसिकली इन्हीं दो टाइप्स की जो कोऑर्डिनेशन के बारे में डिटेल में से जो है वो पढ़ना है। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेटेड एक्शन देखते हैं। अब कोऑर्डिनेटेड एक्शन से मुराद कि ये जो दोनों किस्म की जो कोऑर्डिनेशन है ये कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करती हैं, तो वो चाहे केमिकल कोऑर्डिनेशन है या चाहे वो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, दोनों के स्टेप्स जो है वो सेम है। सबसे पहला स्टेप क्या है, कोई भी जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन है वो कौन कौन से स्टेप्स को जो है वो फॉलो करता है। सबसे पहला है जी स्टिमुलस। व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस इज अ चेंज, ठीक है, या फिर दैट प्रोवोक चेंज, जो आपके अंदर चेंज पैदा कर दे। अब ये चेंज से मुराद क्या है? देखिए, चेंज जो भी आपके अंदर जो है वो आपके अंदर थोड़ी सी भी तब्दीली को पैदा कर दे। फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं और अचानक से जो है कोई कील आपको लग जाता है, तो आप सडन अपना हाथ वहाँ से खींच लेंगे या पीछे हो जाएंगे, इस तरह का कोई रिएक्शन आप ज़रूर देंगे। आपके अंदर तब्दीली पैदा कर दी है उसने, दैट इज़ अ चेंज। इसके अलावा आप बैठे हैं और अचानक से जो है वो अजान शुरू हो जाती है, ये दैट इज़ स्पेसिफिकली वॉइस। और आप अचानक से जो है वो अगर आपकी रिलीजियसली आपकी पोजीशन ठीक नहीं है तो आप जल्दी से अपने आप को जो है वो बाअदब होके बैठ जाएंगे। तो ये जो अजान था उस टाइम पे उसकी जो वॉइस थी वो आपके लिए स्टिमुलस का काम करेगी। इसके अलावा जो है वेदर, आप सर्दियों में देखें, जब सर्दियां थी तो विंटर के हम लोगों ने कपड़े बहुत ज़्यादा हैवी क्लॉथ्स पहने हुए थे, हमारा खाना पीना चेंज हो जाता है, हमारा बाहर निकलना ये सब कुछ तब्दील हो जाता है। और जैसे समर आता है फिर हमारे हल्के फुल्के जो है वो कपड़े आ जाते हैं, खाना पीना चेंज हो जाता है, सब कुछ। यानी ये सब कुछ जो है वो स्टिमुलस में आता है, जो चीज़ भी आपके अंदर जो है वो चेंज को पैदा कर दे। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टिमुलस है इसको सेंस कौन करता है? तो इसको जो सेंस करता है वो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है। यानी आप क्या देखते हो और देख के वो आपके अंदर तब्दीली पैदा कर दे। उसके अलावा नोज़, यानी कि आप स्मेल, अक्सर ऐसा होता है, वो भी हमारे अंदर तब्दीली पैदा करती है। अच्छी हो तो हमारे मूड खुशगवार हो जाता है और अगर बुरी स्मेल हो तो हमारा जो है वो डिस्टर्ब करता है हमें। उसके अलावा जो है एयर आपके काम करते हैं, यानी कि वॉइस जो उसने सुनी है। इसके अलावा टंग, ठीक है, टेस्ट भी आपके अंदर चेंज पैदा करता है। एंड देन द स्किन, यानी टच जो है स्टिमुलस, ये भी आपके अंदर जो है वो चेंज पैदा करता है। तो स्टिमुलस का क्या मतलब है कि ये कोई भी चेंज है खुद बजाते, या फिर जो आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ जो आपके अंदर तब्दीली पैदा कर दे, चाहे वो एक्सटर्नल है और चाहे वो इंटरनल है, वो बैरूनी भी हो सकता है, वो अंदरूनी भी हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। यानी सबसे पहले नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए स्टिमुलस का ज़रूरी है। स्टिमुलस रिसीव होगा, इसके बाद नंबर 2 स्टेप है, दैट इज़ द रिसेप्टर्स। इसके बारे में हमने स्टिमुलस में ही बात कर ली है कि जो कि दैट सेंस स्टिमुलस, जो कि स्टिमुलस को सेंस करेंगे। और ये 5 किस्म के हैं जिनके बारे में भी हमने ऊपर बात कर ली है कि आई, एयर, नोज, टंग एंड स्किन है कि जो आपकी सेंस करेंगे कि स्टिमुलस कौन सा है और उसको कैसे डिटेक्ट किया उसने। अब जब स्टिमुलस को डिटेक्ट हो गया, पता चल गया, अब थर्ड इज द कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है। ये कोऑर्डिनेटर्स हैं जिन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाएगा और ये वो जो है ऑर्गन्स हैं जो आपको जो है वो खास एक्शन बताएंगे कि आपको ये जो स्टिमुलस मिला है इसके खिलाफ आपने क्या काम परफॉर्म करना है। अब इसको परफॉर्म करने के लिए जो क्या होता है कि आपके रिसेप्टर्स के ऊपर जो है वो कुछ नर्व्स एंडिंग्स होती हैं जो ये पैगाम फौरी तौर पे कोऑर्डिनेटर्स तक पहुंचा देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्किन की बात कर लेते हैं, अगर कि आपको जो है टच से प्रॉब्लम हुई है, टेम्परेचर है, ठंडा है, गर्म है, किसी भी तरह से है वो, तो आपके ना स्किन के ऊपर नर्व एंडिंग्स होती हैं, नर्व्स मौजूद होती हैं। वो नर्व्स फौरी तौर पे मैसेज को लेके जाती हैं ब्रेन के पास और फिर ब्रेन आपको बताता है कि आपने जो है ये कहाँ से आया है स्टिमुलस और इसको जो है वो क्या परफॉर्म करना है, कैसे इसके खिलाफ जो है वो आपने रद्द-ए-अमल को शो करना है। अब कोऑर्डिनेटर जो हैं वो नर्वस की बात करें, दोनों तरह में अलग है। नर्वस की बात करें तो वहाँ पे जो है ब्रेन है और दूसरे नंबर पे स्पाइनल कॉर्ड है। जो आपके सिंपल रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे भी हम स्किन की बात कर रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं, आइज़ की बात कर रहे हैं कि क्या देखा, क्या सुना, क्या टेस्ट किया, ये सिंपल एक्शंस होते हैं, इनको फौरी तौर पे परफॉर्म करवाना होता है तो इसको स्पाइनल कॉर्ड करवाता है। अब स्पाइनल कॉर्ड है क्या?
हमें अभी तक पता है कि हमारा जो दिमाग है वो हमारे सर के ऊपर खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। आपका जो दिमाग होता है वो यूं, ये सर पे तो है लेकिन इसके पीछे जो है यूं, इसका लंबा सा आपका दिमाग भी लूप्स हैं जो कि इकट्ठी होके उधर फिट की हुई है। उसके बाद जो बाकी का दिमाग है वो यूं ऐसे लंबाई के रुख जो है पीछे आपके बैक तक, बैक के लोअर बैक तक आपके जाता है। इस हिस्से को आपके ऊपर स्कल ने कवर किया होता है और स्कल के साथ जो नीचे है यहाँ पे आपकी वर्टिब्रल कॉलम आ जाती है जिसको आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आधा दिमाग है वो ये हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो गोदा है वो नरम होता है, बिल्कुल मस्कुलर होता है, बिल्कुल ब्रेन की तरह का, उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और ये जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है सिंपल रिफ्लेक्सेस को तो यही कंट्रोल कर लेती है। इसके अलावा हायर जो एक्शंस होते हैं, थॉट के रिएक्शंस, हंगर का जो रद्द-ए-अमल है, इस तरह के जो बड़े बड़े काम होते हैं तो जिसके अंदर जो है वो ज़रा थोड़ा ज़्यादा मामला होता है, सोचने का काम ज़्यादा आ जाता है, सेंस का काम ज़्यादा आ जाता है, जिसको नॉर्मल आपके सेंस ऑर्गन जो है वो नहीं सेंस कर पाते, फ़ौरन पैगाम नहीं लेके जा पाते हैं, या उसका रद्द-ए-अमल आपको फ़ौरन नहीं चाहिए होता, तो वो आपका जो है वो ब्रेन उसको जो है वो परफॉर्म करवाता है। तो ये दो कोऑर्डिनेटर्स हैं नर्वस में जो कि कोऑर्डिनेट करवाते हैं कि स्टिमुलस कौन सा आया है और कौन सा किस रिसेप्टर ने उसको भेजा है। अब इसके लिए भी ब्रेन के ऊपर, ब्रेन के अंदर जो है वो मुख्तलिफ इसके पार्ट्स हैं जो आप इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स आ जाते हैं इसके आगे। एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, इसके एक सब बड़ा हिस्सा है, फिर मिड ब्रेन है, फिर हाइंड ब्रेन है। तो यहाँ पे जो है वो उसके अंदर भी उसके मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स आ जाते हैं और वो हर एक हिस्से ने अपना काम बांटा हुआ है कि इस वाले हिस्से ने फॉर एग्जांपल सिर्फ हंगर की जो है वो रिसीव करनी है, इसने थॉट का काम करना है, इसने परसेप्शन का काम करना है, तो वो सारा कुछ भी बांटा हुआ होता है। दूसरा जो एक्शन केमिकल की बात करें तो केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर जो कोऑर्डिनेटर है वो है ग्लैंड्स, ठीक है, और जो पैगाम लेके आने जाने का काम करते हैं वो है हार्मोन्स। तो यहाँ पे जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो है वो इस तरह से कोऑर्डिनेटर्स काम करते हैं। अब जब कोऑर्डिनेटर ने सेंस कर लिया, उसने आपका पैगाम भी सोच लिया कि आपको रद्द-ए-अमल क्या करना है, लेकिन अब आप तक पहुंचाना कैसे है, तो आप तक पहुंचाएंगे वो इफेक्टर्स के जरिए। इफेक्टर्स क्या है? देखिए, अब ब्रेन अपनी जगह है, सेंस ऑर्गन, लेकिन बीच में अगर कोई पैगाम ही पहुंचाने वाला नहीं है तो आपकी बॉडी परफॉर्म कैसे करेगी, ये कोऑर्डिनेशन का काम पूरा कैसे होगा? तो इफेक्टर्स में क्या आ जाता है, इसमें भी हम नर्वस की बात करें तो नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर नर्व्स आ जाती हैं, ठीक है, वो तीन तरह की हैं, सेंसरी नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स हैं एंड द इंटर नर्व्स हैं जो कि न्यूरॉन्स से मिलकर बनी हैं। न्यूरॉन्स क्या है, वो ब्रेन के सेल हैं, और जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं या उनसे मिलकर बनने वाली जो नर्व्स हैं वो क्या काम करती हैं, वो रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर के पास मैसेज लेके जाती हैं सेंसरी, और जो कोऑर्डिनेटर अपना एक्शन परफॉर्म करने के बाद रिसेप्टर तक भेजता है तो वो भेजता है मोटर के जरिए। उसके बाद इंटर कहाँ आ जाती है, तो इंटर कोऑर्डिनेटर जो है वो खुद इंटर से मिलकर बना हुआ है जिसका मेन काम है कि उसने एक्शन को सेंस करके उसके बाद ये भी बताना है कि अब अगला रद्द-ए-अमल क्या लेगा और उसको फिर मोटर के जरिए वापस भेज देना है। तो ये जो नर्व्स हैं इनको क्या बोलते हैं, ये हैं इफेक्टर्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो वहां पे हार्मोन्स हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन के जरिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दी जाती हैं, और यही हार्मोन्स हैं जो कि यहाँ पे फैक्टर का काम करते हैं, यानी कि उसको जो ग्लैंड ने हुक्म दिया है, जिसके पास स्टिमुलस पहुंचा था, उसके खिलाफ वो कैसे काम करेंगे। अब इफेक्टर के बाद सबसे लास्ट में आ जाता है वो है जो रिस्पॉन्स। आपका रद्द-ए-अमल जो आपको पैगाम आ गया है और आप अब उसके खिलाफ कैसे एक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी गर्म चीज को आपने टच कर लिया है, स्टिमुलस एक्टिवेट हो गया स्किन का, उसने फौरी तौर पर रिसेप्टर यानी आपकी स्किन ने सेंस किया है, स्किन सेंस करके उसको ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के पास भेज देगी। स्पाइनल कॉर्ड आगे से क्या करेगा, उसके जरिए नर्व के जरिए यानी इफेक्टर के जरिए आपको पैगाम वापस भेज दिया और आपने रिस्पॉन्स क्या दिया, फौरन अपना हाथ पीछे कर लिया उस चीज से, किसी गर्म चीज को जैसे टच किया। तो रिस्पॉन्स क्या है, वो आपका रद्द-ए-अमल है, ठीक है, यानी एक्टिविटी है जो आप परफॉर्म करते हो। फाइनल।
अब ये काम दिखने में कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस है ये सारा, लेकिन ये इतनी जल्दी होता है, इतनी जल्दी कि जब तक आपको ये बात पता चलती है कि आपने किसी चीज़ को टच किया है, और आप ये नोट करना कुछ सेकंड्स का फर्क पड़ता है, फौरन ही आपको ये बात पता चल जाती है जैसे आप उसको टच करें। तो ये सिर्फ उतनी सी देर में ये सारा काम जो है वो परफॉर्म हो चुका होता है। हमारी बॉडी के अंदर ये इतना फास्ट सिस्टम है, लेकिन हमने सिर्फ वो आपको उस चीज़ को हाथ लगाना और उस चीज़ से अपना हाथ खींच लेना, सिर्फ उतनी बीच में जो एक्टिविटीज़ के बीच में जो स्टेप्स बॉडी फॉलो करती है कोऑर्डिनेशन के लिए, हमने उन चीज़ को यहाँ पे आज डिस्कस किया है। तो ये आज आपका टॉपिक है कि जिसके अंदर हमने ये देखा है कि चाहे वो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, वो जो दोनों की टाइप्स के कोऑर्डिनेशन है वो किन किन स्टेप्स को फॉलो करके फिर आपके जो काम है उसको वो क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम का एक ओवरव्यू देखेंगे और इसके साथ जो है इसका जो यूनिट है, बेसिक यूनिट नर्वस सिस्टम का, दैट इज़ अ न्यूरॉन। तो हम जो है ये इसको डिटेल में देखेंगे आज के, जो जिसने नर्वस सिस्टम को मिलकर बनाया हुआ है वो उसकी इकाई जो बेसिक वो कौन सी है। Human nervous system. ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम का बेसिक मॉडल है वो हमने अपने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि नर्वस सिस्टम हमारा किस तरह से कोऑर्डिनेट होता है। तो जो नर्वस सिस्टम है ह्यूमंस का, हायर एनिमल्स के अंदर, उसके अंदर दो मेन कंपोनेंट्स आते हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये दोनों क्या है कि देखें, पिछले भी हमने पहले देखा कि हमारा जो है मिड में एक ब्रेन होता है, ठीक है, और वो ब्रेन जो है वो उसके साथ जो है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है ये। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये सेंटर में मौजूद होती हैं, और इसके अलावा जो है ब्रेन से भी और इनसे भी ये जो नर्व्स निकलती हैं जो मैसेज को लेके भी जाती हैं और मैसेज को वापस भी लेके आती हैं, ब्रेन से भी और स्पाइनल कॉर्ड से भी। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो कहलाती हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाती हैं। यानी ये मिड में जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और ये वाला जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो ये दो सिस्टम के ऊपर हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो मुश्तमिल होता है, और ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं दोनों नर्वस सिस्टम के, ये मिलके बने होते हैं न्यूरॉन से। ठीक है, न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन जो है ये सेल है ब्रेन नर्वस सिस्टम का, बेसिक सेल ऑफ नर्वस सिस्टम, ये उसका सेल है जिससे जो है हमारा सारा नर्वस सिस्टम जो है वो मिलके बना होता है। तो अब जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम जो है वो न्यूरॉन को डिस्कस करते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि इसके अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं कि ये जो है ये परफॉर्म कोऑर्डिनेशन का जो काम है ये परफॉर्म कर पाता है। तो न्यूरॉन को देख लेते हैं। न्यूरॉन क्या है? ये बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर तकरीबन बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और इन न्यूरॉन्स के साथ जो है कुछ स्पेसिफिक सेल्स भी मौजूद होते हैं जिनको न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं, जो उसे सपोर्ट करते हैं इनको। और न्यूरॉन्स जो है ये स्पेशलाइज सेल्स हैं दैट आर एबल टू कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस, जो कि नर्व इम्पल्सेस को कैरी करते हैं फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर एंड फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर टू रिसेप्टर। तो ये नर्व इम्पल्सेस क्या हैं? ठीक है, यानी कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस, ये नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं। अब नर्व इम्पल्स क्या है? ये केमिकल्स होते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैसेज, जिसके अंदर जो है वो पैगाम छुपा हुआ होता है, जो ये नर्व इम्पल्सेस की सूरत में, यानी कि जब आपके रिसेप्टर ने पैगाम भेजना कोऑर्डिनेटर की तरफ, तो वो कुछ खास किस्म के केमिकल्स को सिक्रेट करेगा वहां से, और वो केमिकल्स जाएंगे ब्रेन के पास। ब्रेन उन केमिकल्स को सेंस करेगा एंड देन अगेन वो कुछ केमिकल्स को सिक्रेट करेगा और वो केमिकल्स वापस आ जाएंगे उसके पास
रिसेप्टर के पास और उसको बताएंगे कि उसने कौन सा टास्क जो है वो परफॉर्म करना है। तो ये सारा काम जो है वो नर्व इम्पल्सेस कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो एक दूसरे से बातें ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि ऐसे पता चल जाए कि ब्रेन ने बता दिया ऑर्गन को या ऑर्गन ने बता दिया ब्रेन को। तो बीच में कोई ऐसी चीज़ तो है ना जो पैगाम पहुंचाती है, तो वो है नर्व्स। लेकिन वो नर्व्स पहुंचाती किस तरह से हैं, तो वो पहुंचाती है नर्व इम्पल्सेस की सूरत में। अब ये नर्व इम्पल्सेस को कैरी जो करवाते हैं, किस तरह से करवाता है, इसलिए करवा पाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर की वजह से। इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि कोऑर्डिनेशन का काम बड़े अच्छे तरीके से जो है परफॉर्म कर पाता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे, इसके स्ट्रक्चर को जरा देख लेते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में ना सबसे पहले यहाँ पे मैं एक रफ सी डायग्राम बना रही हूँ कि यहाँ पे जो है वो सेल बॉडी आती है और सेल बॉडी के साथ ही यहाँ से एक बारीक सी यूं, ठीक है, एक बारीक सी जो है वो इसमें से एक आउटग्रोथ निकल रही होती है। ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं, ये है जी इसकी सेल बॉडी, और ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं एक्सॉन। इसकी सेल बॉडी के ऊपर यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है दरमियान में। इस न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे इसके सारे जो ऑर्गेनेलिज हैं वो मौजूद होते हैं। न्यूरॉन के अंदर कुछ बाकी सेल्स की निस्बत जो बॉडी के अंदर मौजूद हैं, कोई हाई किस्म के ऑर्गेनेलिज होते हैं क्योंकि इसका काम बड़ा है, कोऑर्डिनेशन करवानी है इसने। इसके अलावा इस सेल के ऊपर यहाँ पे कुछ एंटीना बने होते हैं, यूं आउटग्रोथ्स निकली हुई हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, इन डेंड्राइट्स का काम होता है टू टेक मैसेज को लेके आना इन द सेल के अंदर। यानी ये क्या है कि ये एक जाल बना होता है, जब टिश्यू बनाते हैं ये, यहाँ पे एक और एक्सॉन लगा हुआ है इसी तरह का किसी और सेल का, इधर भी एक और एक्सॉन है, इसी तरह से यहाँ पे भी एक और एक्सॉन लगा हुआ है इधर भी, और ये सारा यानी उसमें उन सारे जाल में से एक सेल निकाल के आपको दिखाया कि किस तरह की उसकी अरेंजमेंट होती है। तो ये जो डेंड्राइट्स होते हैं इनका काम होता है एक सेल से दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन लेके आना, और ये जो एक्सॉन है इसका काम होता है इधर से अगले सेल की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाना, यानी आउट ऑफ द सेल, मैसेज को लेके जाना आउट ऑफ सेल, और इसका काम है मैसेज को लेके आना इन द सेल या टुवर्ड्स द सेल, ठीक है, सेल की तरफ और सेल से बाहर। एक्सॉन है सेल से बाहर लेके जाना होता है इसने, ये आगे से फिर इस तरह के बना देता है और ये यहाँ से किसी और सेल के साथ अटैच होगा, और उस एक सेल के साथ एक एक्सॉन ही कितने एक्सॉन्स अटैच होंगे, फिर इस तरह से फर्दर जो है वो आगे ये सारा काम चल रहा होता है। तो ये एक जाल बना होता है। ये आपकी बुक में अगर दिखाए ना, तो आपकी बुक में जो बना हुआ है ये वाली डायग्राम, तो इसमें से ये जो मिड में उन्होंने एक निकाल के दिखाया, वरना इसी तरह से ये जाल की तरह से जो है वो बना हुआ होता है। उसके बाद जो है ये एक्सॉन के ऊपर कुछ एक्सॉन्स ऐसे हैं जिनके ऊपर यहाँ पे कुछ केमिकल फैट्स की जो है एक लेयर मौजूद होती है, उसको बोलते हैं माइलिन शेथ। लेकिन ये सारे एक्सॉन्स पे नहीं होती, फैट की लेयर है ये, और इसका काम क्या होता है, ये इंसुलेटर का काम करती है। मतलब ये अपने अंदर से नर्व इम्पल्स को पास नहीं होने देगी, जैसे कि हमने बात की कि इनका काम ही है नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ये नर्व इम्पल्स को यहाँ से पास नहीं होने देती, इंसुलेटर का काम करती है। लेकिन ये कुछ नोड्स हैं यहाँ पे, ये शायद मौजूद नहीं है यहाँ पे, इनको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, साइंटिस्ट के नाम पे जिसने इसको डिस्कवर किया था। तो ये नोड्स है यहाँ पे। अब क्या होता है कि जब वो नर्व इम्पल्स जाती है तो वो यहाँ से जंप करेगी इधर, इधर से जंप करेगी इधर, इधर से जंप करेगी इधर, और यहाँ से जंप करते करते वो आगे पहुँचेगी। इससे क्या होगा कि इससे ये होता है कि उसको इतना ज़्यादा फासला तय नहीं करना पड़ता और फास्ट कम्युनिकेशन होती है। मतलब ये उन एक्सॉन्स में मौजूद होगी माइलिन शेथ जिनका काम बहुत फास्ट है, जिन्हें बहुत जल्दी जल्दी काम करना है, जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हमें भी सोचने का मौका दें या खुद भी सोचें। तो उन्होंने ये काम फास्ट परफॉर्म करना है, तो वहाँ पे ये माइलिन शेथ मौजूद होती है। वहाँ पे ये जो नर्व इम्पल्सेस हैं जो जंप करते हैं, इन नर्व इम्पल्सेस को हम बोलते हैं साल्टेटरी इम्पल्सेस। साल्टेटरी इम्पल्सेस कौन से इम्पल्सेस है जो जंप करती हैं फ्रॉम नोड टू नोड, फ्रॉम नोड ऑफ वन नोड ऑफ रेनवियर टू अदर नोड ऑफ रेनवियर में वो जंप करते हुए जो वो पहुंचती हैं।
ये जो कुछ इसके अलावा यहाँ पे कुछ और ख़ास जो है वो न्यूरोग्लियल सेल्स भी मौजूद होते हैं, जिनको बाद में डिस्कवर किया गया था। उसको डिस्कवर किया था श्वान ने, तो उसके नाम पे जो है इसका नाम हमने श्वान सेल रख दिया था। इनको श्वान सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है जी इसका स्ट्रक्चर जो कि है न्यूरॉन का, और ये नॉर्मल सेल से बिल्कुल डिफरेंट है। और क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसने कोऑर्डिनेशन का काम करना है। एक छोटा सा ओवरव्यू देख लें कि एक्सॉन के दो पार्ट्स होते हैं, एक ये सेल बॉडी है एंड एक ये आउटग्रोथ निकली होती है लंबी सी बाहर, जिसको बोलते हैं एक्सॉन। सेल बॉडी की बात करें तो सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसके अलावा कुछ ऑर्गेनेलीज होते हैं। इसके साथ जो है यहाँ पे ये एंटीना मौजूद होते हैं जो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट किए हुए हैं, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। इनका काम क्या है कि एक सेल से दूसरे सेल यानी सेल की तरफ इंफॉर्मेशन को लेके आना। फिर एक्सॉन है, एक्सॉन का काम है सेल से दूसरे सेल की तरफ इंफॉर्मेशन को लेके जाना। अब एक्सॉन की बात करें तो कुछ एक्सॉन्स के ऊपर जो है ये फैट की लेयर मौजूद होती है, इसको ये इंसुलेटर का काम करती है, यानी कि ये पास नहीं होने देती नर्व इंपल्स को। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे कुछ नोड्स मौजूद होते हैं जहाँ पे ये शत नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ से एक से दूसरे पे वो जंप करके पास होती है, और ऐसे इंपल्सेस को हम साल्टेटरी इंपल्सेस कहते हैं। इसके अलावा जो है इनके साथ कुछ स्पोर्टिंग सेल्स मौजूद होते हैं, और उन स्पोर्टिंग सेल्स को बाद में डिस्कवर किया गया था, जिनको श्वान ने डिस्कवर किया था, तो हमने उसका नाम भी श्वान सेल्स रख दिया था। उसके बाद टाइप्स की बात करें, कुछ टाइप्स हैं न्यूरॉन्स की, कुछ टाइप्स हैं न्यूरॉन्स की, ठीक है। पहली टाइप है सेंसरी न्यूरॉन। इसका काम क्या है, ये बात हमने अभी पहले भी डिस्कस की थी कि ये पैगाम लेके जाती है फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर। दूसरा है मोटर, और मोटर लेके जाती है फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर से रिसेप्टर की तरफ। एंड द थर्ड इज अ मोटर, और मोटर न्यूरॉन इंटरन्यूरॉन्स हैं, और इंटरन्यूरॉन्स जो है ये क्या काम करती हैं, इसने आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड मिलके बनाया हुआ है। तो ये जो है ये बताती हैं कि कैसे कौन सा काम जो है वो परफॉर्म करना है, यानी ये आपको एक्शन बताती हैं। इसके अलावा नर्व्स का एक छोटा सा टॉपिक है नीचे, उसको भी देख लेते हैं। तो नर्व्स का मतलब है कि बहुत ज़्यादा एक्सॉन्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो मिलके वो एक नर्व बना देते हैं, यानी जाल बना देते हैं, एक नेटवर्क बना देते हैं, और उनके बाहर भी लिपिड जो है वो कवर हो जाती है एक नर्व के। और वो किस तरह से बनती हैं, और नर्व्स की भी तीन क्लासिफिकेशन है। एक है सेंसरी नर्व्स, वो हैं जो सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स मिलके बनाते हैं, उनको हम सेंसरी नर्व्स कहते हैं। फिर मोटर नर्व्स हैं जो मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स मिलके बनाएंगे, वो मोटर नर्व्स हैं। एंड देन द मिक्स नर्व्स, यानी कि जो जिसके अंदर दोनों एक्सॉन्स मौजूद होते हैं, सेंसरी भी और मोटर भी। अब ये कहाँ पे आती है मिक्स न्यूरॉन्स, मिक्स नर्व्स कहाँ पे आती हैं, ये नर्व्स कैसे हैं, तो ये अब हम नेक्स्ट जब हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे फिर देखेंगे। तो आज के लिए जो है वो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।